नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 अगस्त को वाराणसी दौरा रहने वाला है। 1000 करोड़ की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों काशी वासियों को मिलती नजर आएगी। हाईटेक मिनी सदन का करेंगे शिलान्यास और संसदीय क्षेत्र को बड़ी सौगात यहां पर मिलने जा रही है। और विकास कार्यों को लेकर तैयारियां जो है इस समय तेज हैं और 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय काशी के दौरे पर रहेंगे और अपने गृह क्षेत्र जब वो पहुंचेंगे तो हर बार की तरह एक जन सैलाब उनके लिए संभावित उमड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह क्षेत्र पहुंचते हैं तो वहां की जनता अपनी पलकें बिछाकर उनका स्वागत करती है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ऐसे में काशी वासियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बहुत ज्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि विकास को इसके जरिए गति मिलती हुई नजर आएगी। 1000 करोड़ रुपए की ये योजनाएं जिनकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को समर्पित करेंगे। ऐसे में विकास को किस तरीके से रफ्तार इसके जरिए मिलती हुई नजर आएगी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से काशी का जिक्र करते हैं। ऐसे में जब वो अपने गृह क्षेत्र काशी पहुंचेंगे तो वहां पर किस तरीके से उनके लिए जन सैलाब उमड़ेगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, संसद के मानसून सत्र का आज 6ठा दिन है और संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर आज चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में इसकी शुरुआत करेंगे। दोपहर 12 बजे संबोधित वो करेंगे और लोकसभा में 9 घंटे चर्चा के लिए समय तय किया गया है। सभी दलों ने इसके लिए व्हिप जारी किया है। सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं कि सभी सांसद सदन में मौजूद रहेंगे चर्चा के समय, ये निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है चर्चा होगी। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किस तरीके से विपक्ष जो है वो हमलावर होता हुआ नजर आएगा, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक लंबे समय से जब से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया तब से लगातार पूरा विपक्ष इसको लेकर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर सीज फायर क्यों हुआ है। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी कई तरीके के बड़े सवाल जो है विपक्ष की ओर से पूछे जा रहे हैं, जिसमें एक अहम सवाल ये भी पूछा गया था जिसको लेकर सत्ता पक्ष जो है पूरी तरह से बिफर गया था कि आखिर कितने विमान भारत के इसमें गिरे हैं, जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया था कि आप पाकिस्तान वाले सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ही ये जानना चाहता है कि आखिर कितने भारत के विमान गिरे हैं। ऐसे में विपक्ष की ओर से सवाल पूछे जाना गलत है, ये सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया था। लेकिन अब आखिरकार जब सदन में इसको लेकर चर्चा होगी तो ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से जो है विपक्ष अपने मुद्दों को उठाता हुआ नजर आता है और सत्ता पक्ष की ओर से कैसे इनके जवाब दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने एक एक व्यक्ति से बातचीत कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना है और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिनमें चिकित्सा सहायता, जमीन विवाद, रोजगार और सुरक्षा संबंधी समस्याएं लेकर लोग आए थे। मुख्यमंत्री ने सभी को आश्वासन दिया है कि सरकार जनता के साथ है और हर जरूरतमंद को पूरा सहयोग मिलेगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से साफ आश्वासन दिया गया है लोगों को कि उनकी समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द होगा। और लखनऊ में उनकी ओर से जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी तादाद में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। खासकर महिलाएं अपनी समस्याएं लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष पहुंची, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर एक महिला के पास जाकर, जन जन के पास जाकर उनकी समस्याएं सुनी है और उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी पहुंचेंगे। दोपहर 3 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी सर्किट हाउस में बैठक करेंगे। विकास कार्यों की समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर एक समीक्षा बैठक भी होगी। पीएम दौरे को लेकर समीक्षा करेंगे सीएम और पीएम कार्यक्रम स्थलों का भी निरीक्षण करेंगे सीएम। तो कुल मिलाकर वही सिलसिला आप यहां पर देख रहे हैं जो कि हर बार देखते हैं जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं तो उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचकर तमाम तैयारियों का जायजा लेते हैं। तो वही क्रम यहां पर भी, क्योंकि 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है काशी का। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ आज काशी पहुंचेंगे। 3 बजे समय प्रस्तावित किया गया है जब वो पहुंचेंगे और वाराणसी में जाकर तमाम विकास कार्यों की समीक्षा वो करेंगे और इसी के साथ तमाम अधिकारियों से भी विकास कार्यों को लेकर जानकारी लेंगे। जो परियोजनाएं जिनकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों जनता को दी जानी है 2 अगस्त को, ऐसे में उनका विकास कार्य कहां तक पहुंचा है और तमाम पहलुओं पर, चाहे वो
कार्यक्रम स्थल हो, वहां पर जाकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। रायपुर में ग्रीन स्टील समिट शुरू हो गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय इसका उद्घाटन करेंगे और 2 दिवसीय समिट आज से शुरू हो रहा है। 400 प्रतिनिधि देश विदेश से पहुंचे हैं। CII समिट में वैश्विक विशेषज्ञ शामिल हुए हैं। मिफेयर लेक रिजॉर्ट में इसका आयोजन जारी है। OP चौधरी, लखन देवांगन इसमें शामिल होंगे, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जहां पर रायपुर में ग्रीन स्टील समिट शुरू होने को लेकर खबर है। 2 दिवसीय समिट आज से शुरू हो रही है। 2 दिवसीय समिट ये आज से जिसका आगाज हो रहा है। 400 प्रतिनिधि देश विदेश से यहां पर पहुंचे हैं। CII समिट में वैश्विक विशेषज्ञ भी शामिल हो रहे हैं। ऐसे में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये समिट हो जाती है। मेफेयर लेक रिजॉर्ट में इसका आयोजन हो रहा है और 2 दिन की ये पूरी समिट रहने वाली है। 400 प्रतिनिधि देश विदेश से इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे, यानी काफी बड़े स्तर पर इस समिट का आयोजन हो रहा है। OP चौधरी, लखन देवांगन इसमें शामिल होंगे, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। तो आज से 2 दिवसीय समिट का जो है आगाज हो रहा है। ऐसे में 2 दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम साय भोरम देव में पुष्प वर्षा करेंगे। पुष्प वर्षा से कांवड़ियों का भव्य स्वागत करते हुए नजर आएंगे। हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा वो करेंगे, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हजारों श्रद्धालुओं की भोरम देव में सहभागिता देखने को मिल रही है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी इसमें शामिल होंगे। तो कांवड़ियों के स्वागत के लिए अब आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और बताया ये जा रहा है कि सीएम विष्णुदेव साय पुष्प वर्षा करने के लिए भी पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम विजय जी इस दौरान मौजूद रहेंगे और सीएम साय भोरम देव में स्वागत करने पहुंचेंगे। कांवड़ियों का पुष्प वर्षा करते हुए सीएम नजर आएंगे। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी, जिससे कि श्रद्धालुओं का ये पूरा अनुभव जो है वो और ज्यादा सुगम और अच्छा हो सके। तो सीएम साय की इस पहल की जरूर सराहना भी हो रही है, क्योंकि पुष्प वर्षा करने के लिए भोरम देव सीएम साय पहुंचेंगे और पुष्प वर्षा से कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया जाएगा। हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। हजारों श्रद्धालुओं की भोरम देव में सहभागिता देखने को मिल रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम साय से जुड़ी, जहां 30 और 31 जुलाई को सीएम साय का राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का दौरा रहने वाला है। सीएम साय केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और सीएम साय छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति दावेदारी पर यहां पर चर्चा संभव है। तो कुल मिलाकर आप देखिए, पूरा रोड मैप जो है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से ही तैयार होता है। पूरा ब्लूप्रिंट राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से ही तैयार होता है। ऐसे में तमाम जो नेता हैं वो दिल्ली पहुंचते हैं और ऐसे में सीएम साय का दौरा जो है दिल्ली का रहने वाला है। 30-31 जुलाई को वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे और सीएम साय केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। सीएम साय छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों से भी मुलाकात करेंगे और इसी के साथ बताया ये जा रहा है कि उपराष्ट्रपति के दावेदार को लेकर भी इस दौरान चर्चा हो सकती है। तो ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बीजेपी हर बार जो पैतरा आजमाती है, कोई ऐसा चेहरा जो किसी के मन में भी ना हो, वैसा चेहरा बीजेपी ढूंढ कर लाती है। ऐसे में ये उपराष्ट्रपति का संभावित चेहरा जो है वो छत्तीसगढ़ से भी हो सकता है। इसकी संभावना भी अगर कही जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। हरियाणा राजभवन में पारंपरिक उल्लास और सांस्कृतिक रंगों के साथ तीज का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस विशेष आयोजन में प्रदेश के महामहिम राज्यपाल असीम कुमार घोष और उनकी धर्मपत्नी मित्रा घोष ने शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी भी उपस्थित रहे। इसके अलावा राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारी, मंत्रीगण और अन्य गणमान्य अतिथियों ने भी उत्सव में भाग लिया है। तीज उत्सव के उपलक्ष्य में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनमें हरियाणवी लोक नृत्य, संगीत और पारंपरिक प्रस्तुतियों ने माहौल को जीवंत कर दिया। महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर तीज की पूजा की और झूले झूलकर पर्व की खुशियां मनाई। तो महिलाओं ने झूले और पूजा कर यहाँ पर तीज मनाई है। सीएम सैनी और इसी के साथ उनकी धर्मपत्नी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची। हरियाणवी लोक नृत्य और संगीत के साथ ये कार्यक्रम जो है वो बेहद भव्य रहा। राजभवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। सांस्कृतिक लोक नृत्य के साथ साथ कई और सारे मुख्य आयोजन इसमें हुए, जिसने इस पूरे आयोजन में 4 चांद लगाने का काम किया। और सीएम सैनी और उनकी धर्मपत्नी के साथ साथ कई अन्य गणमान्यजन भी इस दौरान उपस्थित रहे।
और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड पंचायत चुनाव का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। इसका आगाज हो चुका है। 12 जिलों में इस समय वोटिंग जारी है। 8,276 केंद्रों पर इस समय मतदान हो रहा है। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी। सीएम धामी ने मतदान करने की अपील की है। सहसपुर, रायपुर में वोटिंग लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पंचायत चुनाव का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। और देखिए, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है, जहां पर कतारबद्ध होकर तमाम मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। और सीएम धामी की ओर से भी अपील की गई है जन जन से कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें, उनकी ओर से कहा गया है। तो पंचायत चुनाव को लेकर आपने देखा है, जोर शोर से प्रचार हुआ है। ऐसे में अब आज तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। और लगातार जनता जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे। ऐसे में प्रशासन में पूरी तरह सतर्क है। हर एक पोलिंग बूथ पर प्रशासन की तैनाती है और ऐसे में कोई भी यहाँ पर अव्यवस्था ना हो, इसका खासा ध्यान प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। और तस्वीरें देखिए, जहां पर भारी तादाद में लोग जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और बेहद ही अच्छे तरीके से हो रहा है यहाँ पर मतदान। कतारबद्ध होकर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं। इस बीच हमारे साथ आशीष जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, दूसरा चरण शुरू हो चुका है, इसका आगाज हो चुका है। ऐसे में किस तरीके से फिलहाल मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है, क्योंकि 8 बजे से प्रक्रिया शुरू हुई है, तो किस तरीके से लोग जो है पहुंच रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से भी? बिल्कुल निःशुल्क सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। और जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो कहीं ना कहीं जो चुनाव को जो है निष्पक्ष और निर्विवाद तरीके से संपन्न करा रहा है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी। 12 जिलों के जो 40 विकास खंड है उसमें दूसरे चरण की जो है आज मतदान हो रहा है। 5,033 पदों के लिए 14,751 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज मतपेटियों में कैद हो जाएगा। और पंचायत चुनाव की जो मतगणना है वो 31 जुलाई को होगी। तो कहीं ना कहीं जो सभी प्रत्याशी है, दूसरे चरण का जो मतदान है वो आज देखना होगा कि शाम को कितने बजे तक चलता है, क्योंकि पहले चरण का जो मतदान था उसमें कई बूथ ऐसे थे जहां पर देर रात तक, मतलब 10 बजे तक भी लोग वोटिंग की लाइन में लगे हुए थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। फिलहाल जो आज का जो मतदान है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो गया था और धीरे धीरे लोग अपना अपने वोट के लिए पहुंच रहे हैं। जी आशीष, समय 5 बजे तक होता है, तो ऐसे में 10 बजे तक लोग कैसे? बिल्कुल, जो लाइन में लग जाते हैं। कई ऐसे मतदान स्थल हैं जहां पर वोटर बहुत ज्यादा हैं और जो ये मतदान होता है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का, इसमें कहीं जो पोस्टल बैलेट से ये मतदान होता है तो इसमें समय काफी लगता है, क्योंकि इसको वेरीफाई जो है करना पड़ता है। जो राज्य निर्वाचन की तरफ से जो कर्मचारी और पीठासीन अधिकारी रहते हैं, 2-3 जगह से उन्हें वेरीफाई करना पड़ता है कि वोटर सही है, उसका नाम सही है कि नहीं है। तो ऐसे में जिन बूथ स्थलों पे ज्यादा वोटर्स हैं वो अगर 5 बजे तक कोई लाइन में लग गया है तो कहीं ना कहीं उसका वोट डलवाया जाता है, तो ऐसे में लेट होता है। जी ठीक है आशीष। और लगातार सीएम धामी भी अपील कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ऐसे में हमारी भी यही अपील तमाम मतदाताओं से कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, जुड़े हमारे साथ और तमाम जानकारी आपने साझा की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धा और आस्था के प्रतीक बूढ़ा अमरनाथ मंदिर के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जम्मू से पहाड़ी जिला पुंछ स्थित ऐतिहासिक बूढ़ा अमरनाथ मंदिर के लिए वार्षिक तीर्थ यात्रा हर साल सावन महीने में आयोजित होती है। इस अवसर पर तीर्थयात्रियों में खासा उत्साह देखने को मिला। उपराज्यपाल ने सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुखद यात्रा की कामना की और यात्रा के सफल आयोजन के लिए प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और रूट पर तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें यूपी के बाराबंकी में शिव मंदिर में हादसा हुआ है। करंट लगने से 2 श्रद्धालुओं की यहां पर मौत हो गई, जबकि 40 लोग इसमें घायल हुए हैं।
हादसे से मंदिर परिसर में भगदड़ मच गई। बाराबंकी मंदिर की शेड पर बिजली का तार गिर गया, जिसके चलते यहां पर भगदड़ मच गई। और ऐसे में बताया ये जा रहा है कि 2 श्रद्धालुओं की करंट लगने से मौत भी हो गई, जबकि 40 इसमें घायल बताए जा रहे हैं। यूपी के बाराबंकी की ये दुखद घटना, करंट लगने से 2 श्रद्धालु की यहां पर मौत हो गई, जबकि 40 श्रद्धालु इसमें घायल हुए, जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। और बेहद ही दुखद घटना यह है। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच की जाएगी, आखिर क्या कुछ इस हादसे के पीछे कारण रहे हैं। करंट लगने से 2 श्रद्धालु की यहां पर मौत हुई है, जबकि 40 इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हादसे से मंदिर परिसर में भी भगदड़ मच गई। और इस बीच हमारे साथ रितेंद्र शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रितेंद्र, बताया ये जा रहा है कि 2 श्रद्धालु की यहाँ पर मौत हुई है हादसे में, जबकि 40 इसमें घायल हैं। किस तरीके से यहाँ पर करंट जो है लगा कि शेड पर तार गिरा है, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा और प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी बिल्कुल निशु, आपको बता दें कि जो है ये तीसरे सावन के सोमवार को लेकर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के कई जिलों से और अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर और लखनऊ से, उन्नाव से काफी संख्या में श्रद्धालुओं का एक हुजूम था। मतलब साफ रूप से बताया जा रहा लगभग 10,000 से अधिक लोग जो है जल अभिषेक और पूजन के लिए जो है लाइन में लगे थे कतारबद्ध। उस दौरान लगभग 1:30 बजे रात में जो है एक बंदर के तार काटने के चलते जो है मतलब हादसा हुआ है। और इस दौरान जो है तार कटने के बाद जब करंट दौड़ गया है तो मतलब अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल मचा है। तो उस दौरान जो है दो की मौतें बताई जा रही है और 30 से अधिक लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं। और इस दौरान अगर हम बात करें तो जो घायल हुए थे उनको ले जाने के लिए युद्ध स्तर पर जो है जो यूपी पुलिस के कुछ जवान थे और कुछ सब इंस्पेक्टर थे वो भी घायल हुए हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल है इस मामले को लेकर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो मृतक हुए हैं उनको 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। और साफ रूप से एक बड़ा मामला सामने निकल के आ रहा है कि आखिर यहाँ पर जो है भीड़ के चलते रात में जो व्यवस्था थी और जो करंट के चलते जो हादसा हुआ, इस मामले को लेकर अगर हम बात करें जो मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा भी मतलब साफ रूप से जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी द्वारा बताया जा रहा है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और कहीं पर भी जो भी लापरवाही सामने निकल के आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जब व्यवस्थाएं पहले से ही बेहतर बनाने के लिए बैठक का दौर चलता है और लगातार सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाते थे, आखिर चूक कहां से हो गई है। अब इस समय जो है यहाँ पर मौके पर हम औसानेश्वर मंदिर पर मौजूद हैं। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह दक्षिणी मौजूद है और सीओ हैदरगढ़ मौजूद है, SDM मौजूद है। मतलब जो सरकारी अमला बड़ी संख्या में यहाँ पर हुजूम मतलब अब तैनात किया गया है। लेकिन पहले अगर यही प्रशासनिक व्यवस्था पहले चाक चौबंद व्यवस्था होती तो हो सकता है कि हादसा नहीं होता। मतलब बड़ा सवाल है। ऐसे में बिल्कुल सही सवाल आपने किया है। तमाम जनता भी यही सवाल पूछ रही है कि पहले जब बैठकों का दौर चलता है उसमें तमाम व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिए जाते हैं, उसके बावजूद ऐसे हादसे हो जाते हैं तो कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी भी है। ऐसे में जानना ये भी चाहेंगे रितेंद्र कि किस तरीके से हालात उन 40 घायल श्रद्धालुओं के बने हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। देखिए निशु, साफ रूप से देखिए कहीं न कहीं अगर हम बात करें आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए सरकार ने घोषणा की है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उन मृतक के परिवारों को तो आर्थिक मतलब राशि दी जा रही है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल है कि चूक कहां से हुई है। आखिर इस मामले को लेकर जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनको जो है मतलब एक बैठक आयोजित होती है, उसमें भी लापरवाही सामने आ रही है। क्योंकि अगर बैठक होती है तो इन मामलों को लेकर मतलब गंभीरता से संज्ञान लेने की जरूरत थी। लेकिन अगर हम बात करें तो मंदिर समिति के कुछ लोगों का कहना सामने आया है कि अधिकारी अपनी मनमानी के चलते अपडेट करते हैं, जिसके चलते जो है मामला अगर वो गंभीरता से संज्ञान लेते तो हो सकता है मतलब हादसा ना होता। और ऐसे में जरूरत है कि इसके बाद ऐसे हादसे ना हो, लेकिन देखना यह भी महत्वपूर्ण होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ जांच होती है और क्या कुछ कार्रवाई इसमें बाद में की जाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र, जुड़े हमारे साथ और तमाम जानकारी आपने साझा की है दर्शकों तक। सावन के तीसरे सोमवार को पूरे देश भर में शिव मंदिरों में भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा है। तो कहीं भस्म आरती हुई है तो कहीं कांवड़ियों ने आज सुबह जल चढ़ाकर शिव आराधना की है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विशेष जलाभिषेक और भस्म आरती का आयोजन किया गया। ये 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। धार्मिक मंत्रोच्चार के बीच हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। आज सुबह से मंदिर परिसर में आस्था का माहौल बना रहा और भक्तों की लंबी कतारें इस समय देखने को मिली। राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो ताड़केश्वर नाथ महादेव मंदिर
मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और दूध अर्पित कर विशेष पूजा अर्चना की है। पूरे दिन मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयघोष से गूंजते रहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार को भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया और शिव भक्ति में लीन वो नजर आए। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध भी किए थे। मुंबई के प्रसिद्ध बाबुलनाथ मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती नजर आई। शिव भक्तों ने जलाभिषेक कर भगवान शिव से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। गंगा तट पर बसे हरिद्वार के दशेश्वर महादेव मंदिर में भी सोमवार को आस्था की बयार बहती नजर आई। सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर यहां हजारों श्रद्धालु पहुंचकर गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक किया गया। मंदिर परिसर भक्ति, संगीत और शिव भजनों से गूंजता रहा। अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर और मुरादाबाद के कामेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और विशेष पूजा अर्चन किया। दोनों ही मंदिरों में स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ बाहर से आए लोगों की भी भारी भीड़ इस समय नजर आई। और 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान और मध्य प्रदेश से, और 6 तस्वीरें आपको दिखाएंगी कि सावन के तीसरे सोमवार के दिन किस तरीके से भक्ति का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे। देश के कई राज्यों में भारी बारिश, पटना से पाली तक जलभराव के हालात इस समय बने हुए हैं। पटना में भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन गई है, बताया जा रहा है। खासकर मछुआ टोली इलाका पानी में डूबा नजर आ रहा है। तस्वीरों से आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से सड़कें जो है तालाब जैसी बन गई हैं और लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। स्थानीय प्रशासन की ओर से पीपिंग व्यवस्था की गई है। तो वहीं पूर्वोत्तर के असम राज्य की राजधानी गुवाहाटी में भी कई हिस्सों में जोरदार बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में और तेज बारिश होने का अनुमान है। दक्षिण भारत में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। केरल के त्रिशूर जिले में लगातार बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। हालांकि अब तक किसी बड़े नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन प्रशासन इस समय सतर्क मोड में बना हुआ है। राजस्थान के पाली जिले में भी मानसून की सक्रियता दिखी है। जिले के कई हिस्सों में बारिश के कारण जलभराव हो गया है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। नालों की सफाई नहीं होने से पानी सड़कों पर फैल गया है। देश के अलग अलग राज्यों में लगातार बारिश हो रही, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। पंजाब के जालंधर स्थित सिविल अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां कथित तौर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होने से 3 मरीजों की मौत हो गई। इस गंभीर घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जालंधर के जिलाधिकारी डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि सिविल सर्जन ने जानकारी दी है कि ट्रॉमा वार्ड में 3 मरीजों की मौत हुई है। फिलहाल मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। सही कारण जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा। डीसी ने भी स्पष्ट किया है कि प्रशासन इस बात की कोशिश कर रहा है कि मौत का असल कारण सामने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। यदि जांच में किसी की लापरवाही या गलती सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये कहा गया है। तो बिल्कुल पता लगा, सिविल सर्जन साहब ने बताया और मीडिया के सूत्रों से पता लगा था कि यहाँ 3 डेथ हुई है और एलिजिटली इसी कारण से जो आप बता रहे हैं उसके कारण से हुई है। पर साथ ही जो हमारे मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट साहब हैं और सिविल सर्जन साहब हैं, इन्होंने एक जो इंक्वायरी कमेटी भी बना दी है। तो जो सही कारण है वो तो कमेटी की रिपोर्ट जब एक्सपर्ट बताएंगे उसी से पता लगेगा। मैं यहाँ पे आया था ताकि इस तरह की कोई घटना अगर किसी खामी के कारण हुई है तो दोबारा ना हो। और हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो जब से ये घटना हुई है तब से ये मौके पे मौजूद है और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सही कारण का पता लग सके और इसकी जो दोबारा जो इस तरह की घटना ना हो उसकी पूरी। सर पता चला है कि क्या प्रॉब्लम आई थी प्लांट को? प्लांट को एक प्रॉब्लम आई है जो मुझे बताया गया अभी, क्योंकि अभी इंक्वायरी रिपोर्ट आनी पेंडिंग है। तो एक शाम को जो प्रॉब्लम आई है और जो डेथ्स हुई है वो कुछ देर बाद हुई है। तो वही कारण पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लांट की कमी के कारण, जो ऑक्सीजन की कमी आई है उसके कारण डेथ हुई है या वाकई क्योंकि काफ़ी बीमार थे जो मरीज थे उसके कारण हुई है। तो मैंने भी बातचीत करी है, बट जो सही जो कारण है वो तो तभी पता लगेगा जब एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आएगी। सर ये बता दीजिए कितने समय के लिए बंद हुआ था प्लांट? नहीं, ये तभी मैं कह रहा हूँ कि ये तो कमेटी की रिपोर्ट में एग्जैक्ट जो नोट्स डलते हैं ना, आप देखिए जब भी कोई डेथ होती है उसके प्रॉपर फाइल पे नोट्स वगैरह चढ़ते हैं, क्या समय था, कितने बजे ऑक्सीजन कम हुआ है, वो सारा जो हमारी एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है उसी में पता लगेगा। सर अगर तो हमें पर ये मैं ज़रूर आश्वासन देता हूँ कि अगर किसी खामी के कारण या किसी की गलती के कारण ऐसी मौत हुई है तो उसके खिलाफ हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे, पर वो कमेटी की
और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।